कहानी का आगाज एक लड़की से होता है जिसका नाम लिसा है। वो सड़क के बीच में लेटी होती है अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए। थोड़ी देर में एक गाड़ी उसकी तरफ आती है। जैसे ही लिसा देखती है कि गाड़ी उसकी तरफ आ रही है, वो डर के मारे उठ जाती है और साइड पर चली जाती है। गाड़ी वाला बंदा उसकी मदद करने के बजाय उसे इग्नोर करके आगे निकल जाता है, जैसे उसने कुछ देखा ही ना हो। लिसा की जिंदगी बिल्कुल ठीक नहीं चल रही होती। आज उसकी बेटी का बर्थडे होता है, लेकिन उसकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं होती। अपनी बेटी की याद में वो टूट चुकी होती है। थोड़ी देर बाद वही गाड़ी जो उसे इग्नोर करके गई थी वापस रिवर्स में आती है। अंदर एक आदमी होता है जिसका नाम एडम है। एडम उसे पूछता है क्या वो ठीक है। लिसा कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। एडम कहता है कि ये एरिया सुनसान है और शहर से बहुत दूर है, अगर चाहो तो मैं तुम्हें लिफ्ट दे देता हूँ। लिसा कुछ सोचकर उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। सफर के दौरान एडम उससे पूछता है कि तुम अकेली इतनी सुनसान जगह पर क्या कर रही थी। लिसा कहती है कि आज मेरी बेटी का बर्थडे है, इसलिए मुझे उसकी बहुत याद आ रही थी, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रही। मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ, मेरा कोई नहीं रहा। एडम कहता है तो इस वजह से तुम रोड के बीच में मरने के लिए लेटी थी। लिसा कहती है मैं मरना नहीं चाहती, बस एक बार अपनी बेटी से मिलना चाहती हूँ। उस वक्त लिसा रेडियो ऑन करती है। रेडियो पर एक खबर चल रही होती है। एक सीरियल किलर जंगल के पास घूम रहा है और उसने आज 2 लड़कियों को मार दिया है। पुलिस के पास उसका फोटो तो नहीं है, लेकिन इतना पता चल रहा है कि वो घोड़ा आदमी है, ब्राउन गाड़ी चलाता है और उसके हाथ में क्रॉस का निशान भी है। ये सुनकर लिसा के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि एडम के हाथ पर भी वही क्रॉस बना होता है। लिसा डर जाती है। उससे कुछ समझने से पहले ही एडम अचानक गाड़ी की ब्रेक लगाता है। गाड़ी रुकती है। लिसा का सर डैशबोर्ड से टकरा जाता है और बेहोश हो जाती है। जब लिसा की आंख खुलती है तो वो एक अजीब से कमरे में बंद होती है, जहाँ चारों तरफ लोहे की दीवारें होती हैं। वो चिल्लाकर मदद मांग रही होती है, लेकिन कोई नहीं आता। उसके जिस्म पर एक अजीब सा सूट पहनाया गया होता है और हाथ में एक घड़ी बंधी होती है। वो घड़ी उतारने की कोशिश करती है, लेकिन घड़ी उतर नहीं रही होती। थक कर वो रोने लगती है। तभी अचानक उस कमरे का दरवाजा खुल जाता है और उसके आगे एक सुरंग नजर आती है, जहाँ से हल्की सी रोशनी नजर आ रही होती है। लिसा को लगता है कि शायद ये बाहर निकलने का रास्ता है। वो हिम्मत करके रेंगते हुए सुरंग में घुस जाती है, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाती है, पीछे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। उसके हाथ में बंधी घड़ी बीप करने लगती है और उस पर लिखा होता है 11 मिनट का टाइमर। लिसा समझ जाती है कि उसके पास 11 मिनट है यहाँ से निकलने के लिए, वरना वो हमेशा के लिए यहीं बंद हो जाएगी। वो अपने हाथ और घुटनों के बल रेंगती हुई तेज रफ्तार से आगे बढ़ती है। जितनी वो रोशनी के पास जाती है, उतनी ही सुरंग के आगे का गेट बंद होने लगता है। वो पूरी ताकत लगाकर वहां तक पहुंचती है, लेकिन तब तक गेट बंद चुका होता है। लिसा चीख कर रोती है। तभी उसके साइड में एक छोटी सी टनल दिखती है जो बहुत तंग होती है। वो हिम्मत करके उसमें घुस जाती है और मुश्किल से रेंगते हुए दूसरी तरफ निकल जाती है। आगे जाकर वो एक प्लेटफॉर्म जैसी जगह पर पहुंचती है, जहाँ 2 रास्ते बने होते हैं, एक ऊपर और एक नीचे। उसे समझ नहीं आता कि कौन सा रास्ता ठीक है, इसलिए वो ऊपर वाले को चुन लेती है। थोड़ा आगे जाते ही नीचे का फ्लोर ऊपर उठने लगता है, जैसे वो उसे कुचल देगा। लिसा फुल स्पीड में रेंगते हुए आगे बढ़ती है और बहुत ही मुश्किल से बच जाती है। वो सांस लेते हुए सोचती है कि यहाँ से बचना इतना आसान नहीं है और अब असली खतरा शुरू होता है। लिसा अपनी सांस संभालती है और फिर से आगे बढ़ती है। उसके हाथ में बंधी घड़ी से आवाज आती है, जिसमें लिखा होता है कि आधा टाइम बीत गया है, मतलब अब उसके पास सिर्फ 5.5 मिनट बचे हैं। लिसा घबरा जाती है और तेजी से रेंगते हुए आगे बढ़ती है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे उस रास्ते में कोई इंसान पड़ा हुआ नजर आता है। जब वो उसके पास जाकर देखती है तो वो एक जिंदा इंसान नहीं बल्कि एक जली हुई लाश होती है। उस लाश का हाल बहुत बुरा होता है। उसके हाथ में भी वैसी ही घड़ी बंधी होती है जैसी लिसा के हाथ में है। ये देख कर लिसा समझ जाती है कि ये बंदा भी उसी की तरह यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बच नहीं सका। मतलब इस जगह से निकलना तकरीबन नामुमकिन है। लाश को देखकर लिसा के दिल की मीट टूट जाती है, लेकिन वो हिम्मत करती है और अपने आंसू पहुंचकर उस जली हुई लाश को साइड में कर देती है और फिर से रेंगते हुए आगे चलती है। जब लिसा अपनी घड़ी की तरफ देखती है तो उसमें सिर्फ 2 मिनट का टाइमर बचा होता है। अब वो तेज तेज रेंगने लगती है, लेकिन अचानक उसके आगे एक मजबूत लोहे की सलाख आकर रास्ते को बंद कर देती है। उसके बाद टनल की दीवारों में से कुछ स्टील के गर्म पाइप निकल आते हैं, जो तेजी से उस जगह को गर्म करने लगते हैं। पूरे एरिया का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। यह देखकर लिसा बहुत डर जाती है। उसे लगता है कि थोड़ी देर में वो भी उस जली हुई लाश की तरह मर जाएगी। वो समझ नहीं पा रही थी, तभी उसके पीछे एक छोटा सा सेक्शन खुलता है, जैसे कोई छुपी हुई जगह हो। लिसा बिना सोचे पीछे रेंगते हुए उसमें घुस जाती है। जैसे ही वो अंदर जाती है, उस छोटी सी जगह का ग्लास डोर बंद हो जाता है। अगले ही पल उसके हाथ में बंदी घड़ी का टाइमर 0 पर आ जाता है और तुरंत उन पाइप से आग के शोले निकलने लगते हैं। पूरी सुरंग एकदम से आग की लपटों से भर जाती है। लिसा जिस सेक्शन में छुपी होती है बिल्कुल सिक्योर होता है, इसलिए वो बच जाती है। कुछ देर बाद जब पाइप वापस दीवारों में छुप जाते हैं तो उसका चैम्बर का दरवाजा भी खुल जाता है। लिसा डरे हुए आंखों से बाहर देखती है। उसे अभी यकीन नहीं हो रहा होता कि वो जिंदा है। वो बाहर नहीं निकलना चाहती, लेकिन चैम्बर की दीवार उसे धकेल कर बाहर फेंक देती है। अब वो फिर से उसी खतरनाक टनल में होती है। जैसे ही वो आगे बढ़ती है, घड़ी में दोबारा 11 मिनट का टाइमर सेट हो जाता है। थोड़ी दूर जाते ही टनल के ऊपर वाला हिस्सा नीचे आने लगता है, सिर्फ इतनी जगह छोड़ करके वो रेंगते हुए निकल सके। लिसा बेबस हो चुकी थी। वो रोती है और चिल्लाती है, लेकिन रुक नहीं सकती। उसे मालूम होता है कि अगर 11 मिनट में यहाँ से नहीं निकली तो आग दोबारा आएगी और उसे भी जला देगी। वो सोचती है कि इतनी दर्दनाक मौत मरने से बेहतर है कि वो एक बार फिर से निकलने की कोशिश करे। इसलिए वो हिम्मत जुटाकर अपनी जान बचाने के लिए रेंगने लगती है। अब वो उल्टे हाथों पीछे की तरफ चलकर सुरंग में रेंगते हुए आगे बढ़ रही होती
होती है। थोड़ी दूर जाने के बाद टनल खत्म हो जाती है और आगे एक पानी का बड़ा टैंक होता है। लिसा बहुत थक चुकी होती है, प्यास के मारे उसका गला सूख गया होता है। वो टैंक के पास जाती है और हाथ से पानी पीती है ताकि अपना गला तर कर सके। जब वो घड़ी देखती है तो उसमें सिर्फ 8 मिनट बचे होते हैं। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं होता। वो गहरी सांस लेकर पानी में उतर जाती है। टैंक के अंदर पानी काफी गहरा होता है। लिसा यहाँ वहाँ तैरती हुई रास्ता ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कोई निकलने का रास्ता नहीं मिलता। पीछे का रास्ता भी बंद हो चुका होता है। उसकी सांसें तेज चलने लगती हैं। वो पानी के अंदर घुटने लगती है। तभी ऊपर की तरफ एक दरवाजा खुलता है। लिसा अपनी पूरी ताकत लगाकर ऊपर तैरती है और उस दरवाजे से निकल जाती है। बाहर आते ही वो जोर जोर से सांस लेती है, लेकिन उसका सफर खत्म नहीं हुआ था। लिसा पानी से निकलकर जोर से सांसें ले रही होती है। उसका जिस्म थकन से भर चुका था, लेकिन वो जिंदा बचने की उम्मीद में आगे बढ़ती जाती है। वो सुरंग में रेंगते हुए चढ़ रही होती है कि अचानक उसे किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज किसी और इंसान की होती है जो मदद के लिए पुकार रहा होता है। ये सुनकर लिसा के दिल में एक उम्मीद जागती है कि शायद वो अकेली नहीं है। वो जल्दी से उस आवाज का पीछा करती है, लेकिन रास्ते में उसके नीचे का फ्लोर अचानक खुल जाता है। नीचे उबलता हुआ तेजाब होता है। लिसा मुश्किल से बैलेंस बनाकर उस गड्ढे में गिरने से बच जाती है। वो घबरा कर एक कोने में छुप जाती है और देखने लगती है कि वो क्या चीज है। उसने टेस्ट करने के लिए अपने कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा काटा और उसे एसिड में डाल दिया। कपड़ा कुछ ही सेकंड में काला होकर राख बन गया। ये देखकर लिसा के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये एसिड लोहे को भी पिघला सकता है। वो संभल कर हाथ और पाँव टनल के किनारे रखकर ध्यान से उस गड्ढे के ऊपर से गुजरती है, लेकिन जैसे ही वो पार करने लगती है उसका घुटना थोड़ा सा एसिड में लग जाता है। लिसा दर्द से चीख उठती है। खुशकिस्मती से उसके पहने हुए सूट की वजह से उसका घुटना पिघलने से बच जाता है, लेकिन उस पर एक गहरा जख्म पड़ जाता है। वो दर्द से कांप रही होती है पर रुकती नहीं। उसके कानों में अभी मदद की आवाज सुनाई दे रही होती है, जो अब और करीब लग रही थी। लिसा अपना दर्द भूलकर फिर से रेंगने लगती है। आखिरकार वो एक लोहे के ग्रिल के पास पहुंचती है। उस ग्रिल के दूसरी तरफ एक और ग्रिल होती है, जिसके पीछे एक आदमी बंद होता है। उस आदमी ने भी लिसा की तरह वही सूट पहना होता है और उसके हाथ में वही घड़ी बंदी होती है। लिसा उसे आवाज लगाती है, सुनो, मेरी बात सुनो, हम दोनों यहाँ फंसे हुए हैं। अगर हम एक दूसरे की मदद करें तो यहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन वो आदमी अजीब हालत में होता है। बहुत वक्त से यहाँ फंसे होने की वजह से उसका दिमाग खराब हो चुका होता है। कभी वो लिसा पर चीखने लगता है, कभी रो रो कर सॉरी बोलता है। वो कहता है कि वो लोग वापस आएंगे, वो हमें मार डालेंगे। उसके चेहरे पर दीवानगी होती है और पागलपन में जोर जोर से हंसने लगता है। लिसा उसे चुप करवाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसके हाथ में बंदी घड़ी बीप करने लगती है। इस बार टाइमर सिर्फ 60 सेकंड लिखा होता है। उसके आसपास की दीवारों में से दोबारा हीटिंग पाइप्स निकल आते हैं और ये सब देखकर लिसा समझ जाती है कि अब दोबारा आग आने वाली है। इस बार बचने के लिए एक छोटा सा सेक्शन खुलता है, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही इंसान के छुपने की जगह होती है। अब फैसला ये था कि जिंदा कौन रहेगा, लिसा या वो आदमी। दोनों एक साथ चैम्बर की तरफ दौड़ते हैं। चैम्बर तक पहुंचते ही दोनों एक दूसरे को धक्का देने लगते हैं। कभी लिसा उसे बाहर निकाल देती है, कभी वो पागल आदमी लिसा को धकेल देता है। ये मौत का खेल चल रहा होता है। टाइमर के सेकंड्स घट रहे होते हैं। आखिर में जब कुछ पल बचे होते हैं, लिसा पूरी ताकत लगाकर उस आदमी को एक जोर से लात मारकर चैम्बर से बाहर गिरा देती है। वो आदमी उसका पाँव पकड़कर उसे बाहर खींचने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसी वक्त टाइमर 0 हो जाता है। चैम्बर का ग्लास डोर बंद होता है और उस आदमी का हाथ उसमें कट जाता है। वो दर्द से चीख पड़ता है। लिसा उसके हाथ को देखती है तो उस पर वही क्रॉस का टैटू बना होता है। उसकी सांसें रुक जाती हैं, क्योंकि अब वो समझ जाती है कि ये आदमी कोई और नहीं है, बल्कि वही एडम है, वही सीरियल किलर जिसे वो कार में मिली थी। अब लिसा को सब कुछ समझ आ जाता है। पहले उसे लगता था कि एडम ने ही उसे यहाँ बंद किया है, लेकिन असल में एडम भी यहाँ फंसा हुआ था, मौत के मुंह में। उसी वक्त टाइमर खत्म होता है और हीटिंग पाइप से निकलती हुई आग कुछ ही सेकंड में एडम को जलाकर राख बना देती है। लिसा एडम की इतनी खौफनाक मौत देखती है तो वो पूरी तरह से कांप जाती है। उसका दिल दर्द से भर जाता है, लेकिन अब वो जिंदा बच गई होती है। एडम की मौत के बाद लिसा एक कोने में छुपकर सांस ले रही होती है। उसकी आंखों के सामने अभी तक एडम की जली हुई लाश का मंजर घूम रहा होता है। वो खौफ में ठर चुकी होती है। थोड़ी देर बाद उसके पास एक छोटी सी टनल से एक अजीब सा रोबोट आता है। उसकी शेप इंसान की खोपड़ी जैसी होती है, लेकिन उसके चेहरे पर मेटल का मास्क और रेड लाइट ग्लो कर रही होती है। लिसा पहले तो डर जाती है। उसे लगता है कि ये भी उसे मारने आया है, लेकिन रोबोट उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। वो उसके जख्मी घुटने के पास आता है और अपने टूल से उसका जख्मी घुटना ठीक कर देता है। लिसा हैरान हो जाती है, ये चीज उसकी मदद क्यों कर रही है। वो पूछती है कि तुम कौन हो, मुझे यहाँ क्यों लाए हो। उसके सवाल का जवाब रोबोट सीधा नहीं देता, बल्कि उसके मुंह से एक छोटा सा टूल निकलता है, जो कि लिसा के सूट के साथ कनेक्ट हो जाता है। जैसे ही वो कनेक्ट होता है, लिसा के दिमाग में पुरानी यादें फ्लैश होने लगती हैं। उसे सब कुछ याद आता है, जब वो कार में एडम के साथ थी, जब उसने एडम के हाथ पर क्रॉस देखा और जब एडम ने उस पर हमला किया था। फ्लैशबैक में लिसा देखती है कि एडम ने चाकू से उसके सीने पर हमला किया था, फिर उसे गाड़ी के बाहर फेंक दिया। लिसा बेहोश हो गई थी, लेकिन उसी वक्त उसे आसमान से एक वाइट लाइट नीचे आती नजर आती है।
जैसे कोई चीज उसे ऊपर ले जा रही हो। ये सब देखकर लिसा वापस होश में आती है और समझ जाती है कि उसे कोई एलियन या दूसरी दुनिया के लोग ले आए हैं। उसे ये सब एहसास होता है कि शायद उन्हीं लोगों ने उसकी जान बचाई थी एडम के हमले से, लेकिन वो लोग उसे यहाँ क्यों लेकर आए, ये बात अभी भी उसके लिए एक राज होती है। रोबोट उसका जख्म ठीक करने के बाद बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। लिसा सिर्फ उसे पीछे देखती रह जाती है। वो सोचती है कि ये लोग उसे मारना नहीं चाहते, बल्कि शायद उसका इम्तिहान ले रहे हैं। शायद उसे ये गेम पूरा करना होगा ताकि वो यहाँ से निकल सके। इस सोच के साथ वो फिर से अपने हौसलों को जमा करती है और आगे बढ़ने का फैसला करती है। लिसा चेम्बर से बाहर निकलती है। उस जगह अभी भी एडम का कटा हुआ हाथ पड़ा होता है। उसके हाथ पर घड़ी के नीचे कुछ अजीब से सिंबल बने होते हैं, जैसे कोई कोड हो या डायरेक्शन। लिसा उन सिंबल को ध्यान से देखती है और उनका मतलब समझने की कोशिश करती है। तभी अचानक एक तेज हवा के साथ एक घूमता हुआ पंखा उसकी तरफ आता है। वो घबरा कर पीछे होती है और एक छोटी सी टनल के होल से अपनी जान बचाकर ऊपर चली जाती है। जैसे ही वो अंदर छुपती है, उसे ऊपर से किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। उसका दिल तेज धड़कने लगता है। आवाज एक जगह नहीं रुकती। फिर टनल का एक हिस्सा खुल जाता है। वहाँ से एक डरावना क्रीचर नीचे उतरता है। वो आधा इंसान आधा जानवर लगता है। उसका जिस्म पूरी तरह जला हुआ होता है। आंखें सफेद पत्थर की तरह चमक रही होती हैं। लिसा उस क्रीचर को देखकर समझ जाती है कि वो कोई और नहीं बल्कि एडम ही है, जो जलकर अब राक्षस बन चुका है। एडम की आंखें जल चुकी होती हैं, इसलिए वो देख नहीं सकता, लेकिन वो हर आवाज को सुन सकता है। लिसा चुपचाप उसके पास से रेंगते हुए निकलने लगती है, लेकिन लिसा के हाथ में बंधी घड़ी जमीन से टकराती है और हल्की सी आवाज निकलती है। एडम तुरंत सुन लेता है और गुस्से में उसकी तरफ बढ़ने लगता है। लिसा पूरी ताकत से रेंगते हुए आगे की तरफ निकल जाती है और एक पतली सुरंग में घुसकर वो उस क्रीचर से बच जाती है। एडम उसे देख नहीं सकता, इसलिए वो वहाँ अटक जाता है। लिसा एक बार फिर मौत के मुंह से बचने में कामयाब हो जाती है। लिसा उस पतली सुरंग से निकलकर एक जगह रुकती है जहाँ दो अलग अलग रास्ते हैं। उसे समझ नहीं आता कि किस तरफ जाएं। थोड़ी देर सोचने के बाद वो अंदाजे से लेफ्ट वाली सुरंग को चुन लेती है। सुरंग के बाहर एक कमरा होता है जिसके चारों तरफ कांच की दीवारें होती हैं। जैसे ही वो अंदर जाती है, उन दीवारों पर अपनी पूरी जिंदगी का मंजर देखने लगती है। वो देखती है कि कैसे उसने बचपन गुजारा, फिर वो बड़ी हुई, फिर उसने अपनी बेटी को जन्म दिया। हर एक पल उसके सामने चलती तस्वीरों की तरह दिखाई देता है। फिर एक मंजर आता है जहाँ वो देखती है कि उसकी एक गलती की वजह से उसकी बेटी की जान चली गई। ये देखकर लिसा का दिल टूट जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो जमीन पर गिरकर रो पड़ती है। तभी उसके ऊपर वाली दीवार का एक हिस्सा खुलता है और वहाँ से एडम फिर से नीचे आने लगता है। वो अब भी जिंदा होता है और लिसा के पीछे भागता है। लिसा घबरा कर उठती है और दूसरी सुरंग में घुस जाती है। वो रेंगते हुए इतनी तेजी से निकलती है कि एडम पीछे छूट जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद लिसा एक जगह पहुंचती है जहां उसे टनल के अंत पर नीला आसमान चमकता हुआ नजर आता है। वो रुक कर देखती है और उसकी आंखों में उम्मीद भर जाती है। इतने वक्त के दुख और दर्द के बाद अब उसे लगता है कि वो आजादी के करीब है। लेकिन उस आसमान के बीच एक खतरनाक रास्ते पर कंटीले तार लगे होते हैं जिन्हें पार करना बहुत ही मुश्किल होता है। इस वक्त उसके हाथ में बंधी घड़ी पर सिर्फ 60 सेकंड बचे होते हैं। दीवारों से हीट पैच दोबारा निकलने लगते हैं जो 60 सेकंड के बाद फिर से पूरी सुरंग को आग में बदल देंगे। लिसा बिना वक्त जाया किए उन कंटीली तारों के नीचे से रेंगने लगती है। हर तार उसकी पीठ और हाथ को काट रही होती है, लेकिन वो रुकती नहीं। उसका जिस्म खून से भर जाता है और उसकी निगाह सिर्फ एक ही चीज पर होती है, वो चमकता हुआ आसमान। हर इंच आगे बढ़ने में उसे दर्द का समुंदर सहना पड़ता है। तभी उसे पीछे से एडम फिर से दिखाई देता है। उसके लिए एक छोटा सा चैम्बर खुल जाता है। वो तुरंत उसमें घुसकर छुप जाता है। लिसा बिल्कुल थक चुकी होती है। उसका खून जमीन पर गिरा होता है, आंखें धुंधलाने लगती हैं और वो फिर भी रेंगते हुए आगे बढ़ती हुई जाती है। टाइमर के लास्ट सेकंड चल रहे होते हैं। जैसे ही 60 सेकंड खत्म होते हैं, सुरंग में फिर से आग के शोले निकलने लगते हैं, लेकिन लिसा के नीचे का जमीन का हिस्सा अचानक खुल जाता है। उसका होश उड़ जाते हैं और बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो फिर से उसी जगह आ गई है जहाँ से उसने पहली बार ये सब शुरू किया था। मतलब इतनी मेहनत, इतना दर्द, सब बेकार चला गया। यह देखकर लिसा बिल्कुल टूट जाती है। वो चीख कर रोती है। उसका दिल भर आता है। इसी दौरान रोबोट दोबारा उसके पास आता है उसके जख्मों को ठीक करने के लिए, लेकिन लिसा उसे रोक देती है। वो कहती है कि बस मैं दोबारा ये सब नहीं कर सकती, अब मैं सिर्फ मरना चाहती हूँ। रोबोट उसकी बात मान जाता है और अपने मुंह से एक इंजेक्शन निकालता है जो धीरे धीरे लिसा की तरफ आगे आने लगता है। लेकिन इसी पर लिसा को एडम के हाथ में बने हुए निशान याद आते हैं, वही सिंबल जो उसकी घड़ी के नीचे थे। उसे लगता है कि शायद ये निशान यहाँ से निकलने का रास्ता हो सकते हैं। वो अपने खून से दीवार पर वो निशान दोबारा से बनाती है। जब वो ध्यान से उन एरोस को देखती है, वो समझ जाती है कि ये डायरेक्शंस हैं। पहला एरो लेफ्ट साइड की तरफ, दूसरा राइट साइड की तरफ। मतलब ये उसे बताते हैं कि किस सुरंग में जाना सही होगा। लिसा को लगता है कि शायद उसके हाथ के नीचे भी ऐसे ही सिंबल होंगे। वो अपने हाथ से घड़ी निकालने की कोशिश करती है, लेकिन घड़ी बहुत मजबूत होती है। तभी वो रोबोट से कहती है कि मुझे ठीक कर दो, मैं फिर से कोशिश करना चाहती हूँ। रोबोट उसके जख्म को ठीक कर देता है। लिसा अपने हौसले के साथ फिर से सुरंग में चल पड़ती है। अब उसे पता होता है कि हर एक सिंबल का मतलब एक रास्ते की तरफ निशान है। पहला एरो लेफ्ट, दूसरा राइट। मतलब ये पूरा सिस्टम एक पजल है जिसे सोल्व करके ही वो यहाँ से निकल सकती है।
लिसा पहले से ज्यादा होशियार और तैयार होती है। वो सुरंग के अंदर रेंगते हुए जाती है। अब उसके लिए सब कुछ पहचाना सा लगता है क्योंकि वो इन टनल से पहले भी गुजर चुकी होती है। हर जगह पहले जैसे ही ट्रैप्स होते हैं, लेकिन इस बार वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए मुश्किल से बच जाती है। जब वो उस जगह पहुंचती है जहाँ एसिड का गड्ढा होता है, वो अपनी घड़ी को एसिड में डालकर पिघला देती है। घड़ी जल जाती है, लेकिन अब उसके हाथ के नीचे वाकई कुछ नए सिंबल्स नजर आते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एडम के हाथ पर बने हुए थे, बस इनमें थोड़ा सा फर्क होता है। लिसा समझ जाती है कि ये उसके अपने रास्ते का निशान है। अब उसके पास एक फाइनल मैप होता है, बस अपनी हिम्मत और वक्त उसके साथ है। वो जली हुई घड़ी उठाती है और अपने हाथ से खून को पोंछकर आगे बढ़ने लग जाती है। जब वो उस पॉइंट पर पहुंचती है जहां पहली बार उसने गलती से लेफ्ट सुरंग ली थी, वो इस बार सिंबल्स के मुताबिक रेड वाली सुरंग में घुस जाती है। आगे जाकर उसे दोबारा 2 और सुरंग मिलती हैं। सिंबल के मुताबिक इस बार लेफ्ट वाला सही होता है। वो हर बार हाथ के निशानों को चेक करती है और सही डायरेक्शन में बढ़ती हुई आगे जाती है। ये सफर धीरे धीरे एक उम्मीद भरे मिशन में बदल जाता है, लेकिन फिर से अचानक से एडम का शैडो फिर से उसे अपने पीछे दिखाई देता है। एडम अब भी जिंदा होता है और लिसा को मारने के लिए उसका पीछा कर रहा होता है। लिसा समझदारी से काम लेती है। वो एक सुरंग में अपनी घड़ी को फेंक देती है ताकि एडम उस आवाज़ का पीछा करे और खुद दूसरी सुरंग में छुप जाती है। एडम घड़ी की आवाज़ सुनकर दूसरी सुरंग में घुस जाता है। लिसा कहती है कि अब वो गलत रास्ते पर चला गया है, लेकिन जब लिसा अपने हाथ के निशान को देखती है तो उसे शौक लग जाता है कि जहां एडम गया है वही असल में सही सुरंग थी। यह देखकर लिसा परेशान हो जाती है, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। वह हिम्मत करके उस सुरंग में घुस जाती है जहां एडम गया था। यह सुरंग पहले से अलग होती है। दीवारें हिल रही होती हैं जैसे कोई जिंदा चीज के अंदर हो, जैसे वो किसी बड़े जानवर के पेट में हो। लिसा धीरे धीरे रेंगते हुए आगे बढ़ रही होती है। उसे अपनी घड़ी वहां पड़ी हुई मिलती है, लेकिन एडम भी वहीं होता है। एडम अब देख नहीं सकता, लेकिन आवाज़ सुन सकता है। लिसा चुपके से घड़ी उठाती है, लेकिन घड़ी से बीप की आवाज़ निकल जाती है। उस पर लिखा होता है कि 60 सेकंड। एडम फौरन घूमकर उसकी तरफ बढ़ता है। लिसा डर के मारे उल्टे पांव वापस भागती है। हीटिंग पाइप्स निकलने लगते हैं और काउंटडाउन शुरू हो जाता है। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर वापस चैम्बर की तरफ भागती है। टाइम खत्म होने से पहले वो चैम्बर के अंदर घुस जाती है। एडम भी पीछे आता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। चैम्बर का ग्लास डोर बंद हो जाता है। लिसा अंदर सेफ होती है। एडम बाहर खड़ा चीख रहा होता है। लिसा उसे देखती है, उसे मिडिल फिंगर दिखाती है, जिसे कह रही हो अब तू नहीं बचेगा। लेकिन इस बार कुछ अजीब होता है। हीटिंग पाइप्स निकलकर आग नहीं छोड़ते। वो चुपचाप अंदर वापस चले जाते हैं और चैम्बर का दरवाज़ा खुल जाता है। लिसा हैरान होती है, तभी एडम दोबारा उस पर टूट पड़ता है। दोनों के बीच ज़बरदस्त लड़ाई होती है। लिसा उसके सर को अपने पाँव के नीचे दबा देती है। पीछे से चैम्बर का दरवाज़ा भी उसे धकेलता है और एडम का सर कुचल जाता है। आखिरकार लिसा उस शैतान से हमेशा के लिए छुटकारा पा लेती है। वो थकी हुई लेकिन जिंदा आगे चल पड़ती है। अब उसके सामने 2 सुरंग होती हैं। सिंबल्स के मुताबिक राइट वाली सुरंग उसकी मंजिल होती है, लेकिन उसी वक्त दूसरी सुरंग से एक छोटी सी लड़की बाहर निकलती है। उस लड़की को देखकर लिसा के आंसू निकल आते हैं, क्योंकि वह कोई और नहीं उसकी बेटी नीना होती है। लिसा के पैर रुक जाते हैं। नीना उसकी तरफ देखती है और कहती है, मामा अब मुझे दोबारा अकेला मत छोड़ना। लिसा रोकर कहती है कि नहीं बेटा, मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहूंगी। नीना कहती है तो फिर मेरे साथ लेफ्ट वाली सुरंग में चलो। लिसा रोने लगती है और कहती है, नीना मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहती, लेकिन सच ये है कि तुम पहले ही मर चुकी हो और मेरी मंजिल दूसरी सुरंग में है। ये कहकर वो दिल पर पत्थर रखकर पीछे मुड़ जाती है। नीना उसे पुकारती रहती है, लेकिन लिसा अपने आंसू पहुंचकर रेड वाली सुरंग में घुस जाती है। अंदर जाकर उसे टनल के अंत पर खुला आसमान दिखाई देता है। वो खुशी से भागती है, लेकिन रास्ते में उसके सामने 3 बड़े ब्लेड्स लगे होते हैं जो ऊपर नीचे चढ़ रहे होते हैं। उन्हें पार करना मौत के बराबर होता है। पहला ब्लेड हर 4 सेकंड में नीचे आता है। लिसा वक्त देखकर एकदम से उसके नीचे से निकल जाती है। दूसरा ब्लेड हर 3 सेकंड में आता है, उससे वो मुश्किल से पार कर लेती है। अब आखिरी ब्लेड बचा होता है, वो हर 2 सेकंड में नीचे गिरता है। ये सबसे मुश्किल होता है, लेकिन लिसा अपनी जान दांव पर लगाकर उसके नीचे से रेंगते हुए पार कर लेती है। लेकिन उसका पाँव उसके बीच में आ जाता है और कट जाता है, लेकिन फिर भी वो नहीं रुकती। दर्द के बावजूद वो सुरंग के अंत तक पहुंच जाती है। उसे खुला आसमान नजर आता है। वो अपने हाथ को बाहर निकालती है, लेकिन हाथ एक स्क्रीन के साथ टच हो जाता है जहां आसमान का वीडियो चल रहा होता है। लिसा का दिल टूट जाता है। वो चिल्लाती है, मैंने सब कुछ किया जो कहा गया वो सब। और फिर वो थक कर हंसी में रो देती है। तभी सुरंग में दोबारा हीटिंग पाइप्स निकलते हैं। लिसा आंखें बंद कर मौत का इंतजार करती है, लेकिन इस बार आग नहीं निकलती। पाइप्स चुपचाप अंदर चले जाते हैं। ऊपर से एक तेज वाइट लाइट चमकने लगती है और सुरंग के ऊपर वाला हिस्सा खुल जाता है। लिसा का जिस्म हवा में उठने लगता है और वो उस रोशनी में समाने लगती है। कुछ पल बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वह खूबसूरत झरने के पास होती है। आसमान साफ, हवा नरम और सब कुछ सुकून भरा होता है। वहाँ उसकी बेटी नीना भी खड़ी होती है। लिसा पूछती है, क्या मैं मर चुकी हूँ? नीना मुस्कुराकर कहती है, तुम्हारा जिस्म एक बार नहीं कई बार मर चुका है, लेकिन अब तुम आज़ाद हो। अब तुम्हें बस जीना है। लिसा के चेहरे पर सुकून आ जाता है। वो अपनी बेटी को गले लगाती है। पानी के किनारे दोनों खामोशी से खड़े होते हैं और यहाँ पर यह मूवी खत्म हो जाती है।